हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र यानी कि हम लोग सोशल साइंस को हम लोग देखने वाले हैं। सिविक्स में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के गेस क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनमें हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड किए हैं 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए यानी कि फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो सिविक्स में यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जितने भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो दोस्तों, सत्ता के साझेदारी का सही और सबसे सटीक लाभ जो होता है वो आपका क्या होता है, समुदाय के मध्य टकराव में कमी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो आपका मर्स्टेम, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, तो यहाँ पे मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, मुंबई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नांकित में कौन सही है। यहाँ पे आप सभी को 4 कथन दिया हुआ है और इन चारों कथनों में से एक कथन सही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रसार, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। तो दोस्तों, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार जो है ना, किस देश के नागरिक को दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो दोस्तों, आप सभी को बतलाना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आपका पंचायती राज संस्था है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण कौन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ये जो होता है ना, सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये तीनों जो आपको देखने को मिल रहा है, ये तीनों क्या होता है, सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे भी जो है ना, आप सभी को 4 कथन दिया हुआ है और इन 4 कथनों में से एक कथन सही होगा, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित हो गई है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन जो है ना, व्यक्तियों में लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो यहाँ पे जो है ना, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जेड गुडी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ, बताइए यहाँ पे नेपाल दिया हुआ, या फिर भारत होगा, या फिर श्रीलंका होगा, या फिर आपका बेल्जियम होगा। तो यहाँ पे जो है ना, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे भी जो है ना, आप सभी को 4 कथन दिया हुआ है और इन चारों कथनों में से एक कथन हमारा जो सही होगा, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी कथन है और यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी को 4 कथन दिया हुआ है और 4 कथनों में से एक कथन जो होगा ना जो सही नहीं होगा और 3 कथन क्या होगा सही होगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ना कि श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना है लेकिन वहां सत्ता अभी केंद्रीकृत है। ये हमारा ऑप्शन डी वाला कथन क्या है सही नहीं है। ये तीनों आपको कथन जो देखने को मिल रहा है ना ये तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। अगर सभी कथन को बारी बारी से पढ़ेंगे ना तो वीडियो क्या होगा लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो है ना आप सब लोग एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि यहाँ पे यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि क्या होगा कि निर्वाचित पदाधिकारी की सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अधिकारों की जो सूची होता है ना 3 सूची होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चले देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग जो है ना कौन कौन है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन यहाँ पे राज्य परिषद जो होता है ना ये पंचायत राज्य की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होते हैं बताइए। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होते हैं कि समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजन होती है, ये होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से आपका 100% सिविक्स में यानी कि पॉलिटिकल साइंस में यहीं से आपका प्रश्न रहेगा, इसीलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की क्या करा है कि भारतीय शासन प्रणाली जो है ना क्या है एक संघात्मक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव यानी कि संशोधन किए गए हैं। इन बदलाव का प्रमुख उद्देश्य था। तो देखिए 1993 में बेल्जियम संविधान में कुछ बदलाव जो संशोधन किए गए थे ना, इन बदलाव का जो प्रमुख कारण क्या था वो आपका संघीय शासन प्रणाली अपनाना। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग हमें बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न जो है ना आप लोग रिविजन जो करते हुए चल रहे हैं कितना प्रश्न पहले से याद था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक प्रशासन प्रणाली लागू है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि वर्तमान में यानी कि अभी में प्रेजेंट में इस समय में जो है ना विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन और बी बिल्कुल सही उत्तर है 25। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों आपसे बतलाना है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो दोस्तों संघ सरकार क्या है हमारा अमेरिका है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नेक्स्ट प्रश्न कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। तो यहाँ पे इकड़ी शासन व्यवस्था क्या है संघ राज्य का विशेषता नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत यानी कि बिहार यानी कि भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है। तो यहाँ पे 50%। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है समवर्ती सूची में। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका के मुख्यालय यहाँ पे आपसे बतलाना है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त कौन करता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर संसद या फिर उपराष्ट्रपति होगा। तो बताइए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना पंचायती राज की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है। तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो कुल सीटों की संख्या है ना, कितना है? 545 है, या फिर 543 होगा, या फिर 544 होगा, या फिर 542 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो है ना, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आपका होमवर्क प्रश्न है, तो आप सभी को 100% पता होगा कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताना कि 27 का जो है ना राइट आंसर क्या होगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो दोस्तों गठबंधन की जो सरकार बनाने के लिए संभावना जो है ना, किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो आप सभी को पता होगा बहुदलीय व्यवस्था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अगर सभी प्रश्न को देख लेते संपूर्ण वीडियो को ना, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग जो है ना इकोनॉमिक्स का करवा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल्स का देख रहे हैं, आपदा प्रबंधन का वीडियो को करवा दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग सभी विषय का जो है ना वीडियो को करवा देंगे। जो आपका 100% प्रश्न यहीं से रहेगा। 100% गेसिंग प्रश्न हम लोग जो है ना करवाते हैं, यहीं से 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन का जो संबंध है ना, वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य से है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया। तो दोस्तों संपूर्ण भारत में जो है ना सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था। 2005 में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 2005 में। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव जो है ना सबसे पहले किस देश में पड़ी थी। तो ब्रिटेन में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था किसने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत में आपसे बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी ना, कितना प्रतिशत थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 10% थी। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो 1974 में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना, किसने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चिपको आंदोलन का संबंध है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि चिपको आंदोलन का जो संबंध है ना, वो किससे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल से उत्तर है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या होता है, चिपको आंदोलन होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। क्या करा है कि भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, अथवा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, कहां से हुई या फिर किस राज्य से हुई। तो इस दोनों प्रकार का आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि भारत में सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ था ना, किस राज्य से हुआ था। तो आपका राजस्थान राज्य से हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें कौन सा कारक दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन सा कारक है जो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है कि ये दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। और तीनों आपको जो देखने को मिल रहा है ना, तीनों क्या है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि गठबंधन सरकार की
पकड़ प्रशासन पर होती है। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार की पकड़ जो प्रशासन पर जो होती है ना, क्या होती है, ढीली होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है, गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होता है, ढीली होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो दोस्तों कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी। क्या है, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। इनके अलावा जो है ना राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता दल, ये तीनों प्रकार का क्या है, राष्ट्रीय दल है। और ये लोक जनशक्ति पार्टी एक प्रकार का राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन से देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना, वो किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। क्या कराया देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है किससे है, वो आपका पर्यावरण से है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और याद करते हुए चलिए। एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नांकित में कौन, यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि निम्नांकित में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे भी आप सभी को 4 कथन दिया हुआ है और इन चारों कथनों में से एक कथन सही होगा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में सही होगा कथन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला कथन सही हो जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या करा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे भी आप सभी को 4 कथन दिया हुआ है और इन 4 कथनों में से जो है ना एक कथन हमारा सही होगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश। ये डी वाला कथन हमारा क्या होगा, सही होगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी एक प्रकार का कथन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के संदर्भ में कहा गया है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कहा गया है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला कथन क्या होगा, सही होगा। क्या करा है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है। यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर वाला कथन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि कौन सा कथन है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला कथन से उत्तर हो जाएगा, यानी कि सरकार के प्रतिनिष्ठा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्थिक असमानता। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन कारक है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन सा गुण है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बहुसंख्यों का शासन।
अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराई दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं, ये भी कथन है और आपसे वो बतलाना है कि कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला कथन क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीव्र आर्थिक विकास दर। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित कथनों में कौन, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो होगा ना, ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स से जो प्रश्न आता है लगभग में कथन वाला ही प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसीलिए कथन वाला प्रश्न को अच्छा से ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुसंख्यों की तानाशाही। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध ये बताते हैं कि, तो यहाँ पे जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि ये क्या होता है कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते रहे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों भारत में जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो बताइए यहाँ पे लोकतंत्र में जो ना फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक समिति से, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे वो बतलाना है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है, तो वो आपका गैर लोकतांत्रिक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। दोस्तों आपसे बतलाना है कि कौन सा सरकार में जो है ना चुनाव नियमित रूप से होते हैं, तो लोकतंत्र, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, यहीं से आपका 100% प्रश्न रहेगा तो रहेगा ही। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना लोकतंत्र सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नांकित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि कौन से कारक पर जो है ना लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित में कौन सी चुनौतियों पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को यहाँ पे सामना करना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का कथन है, यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि कौन सी चुनौतियों पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलिक आधार बनाने की चुनौतियां, मौलिक आधार अधिकारों के विस्तार की चुनौतियां और यहाँ पे मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौतियां, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है। ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए वाला कारक हो जाएगा सही उत्तर कि भारत में बहुसंख्यों के हितों की रक्षा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की 100% गारंटी है, ये प्रश्न आने की संभावना है, इसीलिए इसको अच्छा तरह से याद करिएगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है, तो आप सभी को पता होगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन जो है ना किसका है, अब्राहम लिंकन का है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। दोस्तों आपसे पता होगा कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या है ना कितना है, 59 है, यानी कि 59। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि जल संकट जो है ना किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नांकित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि मानव आदियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, नेपाल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां है। काफी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौतियां है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है जातिवाद। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जातिवाद जो है ना लोकतंत्र की चुनौतियां है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां नहीं है। तो यहाँ पे लोकतंत्र की चुनौतियां कौन नहीं होगा उसी को आप सभी को जानना है। तो यहाँ पे देश प्रेम क्या होगा, लोकतंत्र की चुनौतियां नहीं होगा। इनके अलावा आतंकवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद क्या होगा, लोकतंत्र की चुनौतियां होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रक्त ने सरकार बनाने के लिए निम्नांकित में से किस दल को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी वाला ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी रही है ना वो कितना प्रतिशत रही है। तो यहाँ पे 6.51%, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। वही प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था, तो 10.86%। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। दोस्तों बताइए यहाँ पे कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है। तो आपका यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। वो आपका जातिवाद एवं क्षेत्रवाद, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नांकित में किस देश के महिला आज भी मताधिकार से वंचित है, यानी कि मत नहीं देने पाता है, यानी कि मताधिकार से वंचित है महिलाएं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या होगा, सऊदी अरब जो है ना, सऊदी अरब के जो महिला होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वोट नहीं देते हैं किसी को, यानी कि यहाँ पे क्या है, वो लोग वंचित है वोट देने से। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मताधिकारों की संख्या कितना है। यहाँ पे आपसे बतलाना है कि नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितना है। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, मतदाताओं की संख्या कितना है जब नए विश्व सर्वेक्षण हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ए हो जाएगा, यानी कि करीब 71 करोड़। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला है। तो यहाँ पे आपसे बतलाने की प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश जो है ना स्विट्जरलैंड में महिलाओं को जो मताधिकार मिला है ना, कब मिला है, वो आपका 1971 में मिला, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्षेत्रवाद, यहाँ पे आपसे बतलाने कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना का जो दुष्परिणाम होता है ना वो आपका क्या होता है, अलगवाद होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितना प्रतिशत। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10%, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कितना होगा, 10%। अब चलिए देखते हैं आज का होमवर्क प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आप सभी को पता होगा कि अर्थव्यवस्था, यहाँ पे आपसे बताना है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितना होता है, 2 होता है या फिर 3 होता है या फिर 4 होता है या फिर अनेक होता है। तो आप सभी को पता होगा जो इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर जो है ऐसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करना होगा कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितना होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं या फिर 4 प्रकार के होते हैं या फिर अनेक प्रकार के होते हैं। तो इसका जवाब आप जो है ना जल्दी से जाइए और कमेंट करके बताइए कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए।